एक रात एक आदमी का वजन अचानक से 50 किलो बढ़ जाता है। वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसे कुछ ऐसा बताता है जिस सुनकर उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अंकित और प्रिया नाम के कपल के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खतरनाक अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी घटना की भूतिया कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे और एक डर के एक अलग से ही मंजर में चले जाएंगे। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 17 साल पहले, हिसाब लगाएं तो 2023 अभी चल रहा है, 3 साल चले गए, 20 हो गया, फिर उसके बाद 14 साल और चले गए, हो गया 2006 में ये घटना घटी थी। भाई हुआ यूं कि अंकित और प्रिया बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे, पुणे में रहते थे। ये दोनों महाराष्ट्र के कोई छोटे गांव के रहने वाले थे, लेकिन पैसे वाले थे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए पुणे में आए हुए थे। पुणे में आकर ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक अच्छा खासा फ्लैट लेकर वहां पर आराम से, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। अभी ये जो अंकित था उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और प्रिया अभी भी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। एक रात की बात है, अंकित के एक फ्रेंड का बर्थडे था। ये दोनों अपनी कार से उसके बर्थडे में गए हुए थे, मस्त से सेलिब्रेशन किए थे और बढ़िया से नशे करके, हाँ, अंकित को ज़्यादा नशे हो गए थे और प्रिया को कम नशे हुए थे। नशे करके उसे घर से लौट रहे थे। अंकित को ज़्यादा नशे हो गए थे, इसलिए अंकित गाड़ी नहीं चला रहा था, प्रिया गाड़ी चला रही थी। प्रिया को भी अच्छे से गाड़ी चलाते आ रहा था। वो लौट ही रहे थे और एक सुनसान सड़क में अचानक से एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। आदमी या औरत कौन थी पता नहीं, और प्रिया उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और वो बिल्कुल उड़ के गाड़ी के पीछे, डर के मारे प्रिया गाड़ी रोक लेती है और दोनों की धक 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 धक। प्रिया डर के मारे गाड़ी से उतर के देखने ही वाली थी पीछे जाके क्या हुआ है कि अंकित रोक लेता है। नहीं, गाड़ी से मत उतरो, भगाओ गाड़ी, क्योंकि ये सुनसान सड़क है, यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह वाला भी सवाल उठता नहीं है, हमें किसी ने देखा नहीं। अगर रुक गए तो बिना मतलब की मुसीबत अपने सर में ले लेंगे, भगा लो, रुकना नहीं है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और रियर व्यू मिरर से देख लेती है कि कोई तो पड़ा हुआ है। जी हाँ, और देख के क्लियर समझ में आ रहा है रियर व्यू मिरर से कि पीछे जो कोई भी पड़ा हुआ है, आदमी है, औरत है, जो कोई भी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों नॉन स्टॉप गाड़ी भगाकर घर पे पहुंच जाते हैं और जितनी भी दोनों को चढ़ी हुई थी पूरी की पूरी उतर जाती है। अब दोनों डर के मारे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करते हैं और लगभग 3:30 बजे के आसपास दोनों को नींद आती है। लेकिन नींद आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से एक बुरा सपना देखकर चीख के प्रिया जाग जाती है। अंकित पूछता है कि क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चीखी। प्रिया बताती है कि बहुत ही डरावना सपना देखी ये कि एक शैतान है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अंकित भी घबरा जाता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, इस वजह से तुम्हें ऐसा सपना आ रहा है। याद रखना, जो कुछ भी हुआ है पिछली रात, आज की रात मतलब, वो किसी को बताना नहीं, किसी से भी उसके बारे में डिस्कस मत करना। वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बस ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रात को दोनों को बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे। कभी कोई इनको मारने की कोशिश कर रहा है तो कभी कोई शैतान इनके पीछे भाग रहा है तो कोई खतरनाक सा दिखने वाला भूत। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दिन आता है प्रिया के ग्रेजुएशन का। प्रिया आज ग्रेजुएट हो चुकी थी और कॉन्वोकेशन जो कहते हैं उसे कॉलेज में वो होने वाला था। वो अपने सारे फ्रेंड से आखिरी बार मिलने वाली थी और उसे ग्रेजुएशन की वो डिग्री आज मिलने वाली थी। अंकित भी खुश था, उसके साथ अपना कैमरा लेके जाता है और शायद पिछले हफ्ते जो कुछ भी उनकी जिंदगी में हुआ था वो दोनों अब भुलाने लगे थे, लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। ये भी पहुंचा कॉन्वोकेशन वाले दिन उसके कॉलेज में। बढ़िया से उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, डिग्री मिल रही है, मतलब ये बढ़िया दूर बैठ के फोटो खींच रहा है। इसको फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसके पास हमेशा एक कैमरा होता था। अब बढ़िया अंदर खाना नाश्ता वगैरह हुआ, दोनों बाहर की तरफ आए हैं कि प्रिया के कुछ फ्रेंड्स मिल गए। फ्रेंड्स ने बोले चलो साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है। वो सबकी फ़ोटो खींच रहा है प्रिया के साथ। बहुत टाइम इन लोगों ने अच्छा खासा स्पेंड किया और घर को आए। प्रिया ने बोली फ़ोटो देखते हैं चलो।
अब अंकित ने जैसे ही अपना कैमरे से फोटो को ट्रांसफर किया अपने लैपटॉप में, तो क्या पाया है, जितनी भी फोटो है सारी फोटो में प्रिया के पीछे एक वाइट कलर की कोई एंटिटी क्लियर दिखाई दे रही है, यानी एक सफेद रंग का साया जो लिटरली भूत की तरह दिखाई दे रहा है। ये देखकर दोनों का दिमाग फट गया। दोनों समझ गए कि ये हो ना हो उसी रात की वजह से हुआ है। 7 दिन पहले जो हमने अपनी कार से कुचल दिए थे किसी को, वो अब आत्मा के रूप में हमारे बीच में आ चुका है। उसी की वजह से हमें रोज रात में बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं, और आज तो ये फोटो में भी कैप्चर हो गया है। अंकित बहुत ज्यादा डर जाता है और प्रिया ज्यादा ना डरे, इसलिए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये पूरा का पूरा केस खुद से सॉल्व करूंगा, हमें किसी से भी डिस्कस नहीं करना है ये बात को। वो तुरंत बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी उठाता है और पहुंच जाता है उस स्पॉट में जहां पे उन लोगों ने टक्कर मारी थी। वहां पे एक छोटी सी टपरी थी, जी हाँ, चाय नाश्ते की टपरी। वहां पे गाड़ी रोकता है और बहाने से चाय नाश्ता लेता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है। बोलता है कि भैया, यहाँ पे पिछले हफ्ते जो एक्सीडेंट हुआ है, आप जानते हो उसके बारे में, वो कौन था या कौन थी? सुनने में आया बड़ा दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। चाय की टपरी वाला बोलता है, क्या, कौन सा एक्सीडेंट, कितने बजे की बात कर रहे हो भाई? ये बताता है कि वही शनिवार की रात की बात है, यही 3:30 पौने 4 बजे का समय हो रहा होगा, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ना। चाय की टपरी वाला बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई, यहीं पे मेरी दुकान है, रोज सुबह 5 बजे खोलता हूँ, ट्रक वाले गुजरते ना इसलिए सुबह 5 बजे खोल लेता हूँ, कोई एक्सीडेंट की खबर नहीं मिली हमको, कुछ नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? हुआ होता तो ऐसी बातें सबसे पहले हमको पता चलती है, हमसे पूछताछ होती है। कोई पूछताछ करने नहीं आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है, आपने कहीं और की खबर सुने होंगे। ये शौक, चाय नाश्ता फटाफट किया, उसको पैसे दिया, फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के आने लगा। अब अपनी गाड़ी से अपने घर के रास्ते के लिए लगभग आधा सफर तय किया है कि अचानक से उसे महसूस होता है कि अरे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार। वो नोटिस करता है कि ये मेरा कंधे का दर्द पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है और आज कुछ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आज थोड़ा टेंशन फ्री लग रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था हमसे, सब कुछ अच्छा है, चलो डॉक्टर के पास चले जाता हूँ, थोड़ा कंधे का दर्द दिखा देता हूँ, बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है यार। डॉक्टर के पास पहुंचता है अंकित। प्रिया को पता नहीं है, प्रिया घर पे बेचारी टेंशन में बैठी हुई है। ये डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर का सारी बात बताया। डॉक्टर ने बोला ठीक है, वजन नाप लीजिए, बताइए वजन कितना है, क्योंकि डॉक्टर लोग ऑब्वियसली ये सारी बातें कहते हैं, वजन नापने कहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए तो सही, बोलेंगे आपको वजन नापने के लिए, इसको भी बोले। अब ये वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ तो क्या पाता है, ये एक नॉर्मल कदकाठी का लड़का था, 60 किलो से ऊपर 1 किलो भी वजन इसका होना नहीं था। पाता है कि इसका वजन 110 किलो है। ये शॉक हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। 110 किलो, साइड में कंपाउंडर खड़ा हुआ था। क्या भाई आपकी मशीन खराब हो गई है? हाँ, 110 किलो वजन मेरा दिखा रही है। कंपाउंडर बोलता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे खराब हो गई, रुको मैं देखता हूँ। कंपाउंडर खड़े हुआ, बिल्कुल प्रॉपर 65 किलो वजन दिखा रहे हैं। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं आपकी मशीन में प्रॉब्लम है, मेरा 110 कैसे दिखा सकता है, देखो मैं कहीं से दिखता हूँ क्या, मैं तो आपसे भी पतला हूँ। कितने में पीछे से डॉक्टर आया, डॉक्टर बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, ये डॉक्टर को बताता है सर मेरा वजन 110 किलो बता रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर बोलता है चलो साइड में हटो, मेरा वजन देखने दो। डॉक्टर का वजन 72 किलो। ये फिर से डॉक्टर के सामने खड़े होता है, 110 किलो। डॉक्टर बोलता है भाई ये क्या लफड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें छोड़ा छाड़ा, इलाज विलाज, फिर से बाहर निकल के भागा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर को जाने लगा। अब इतना ज्यादा डर है कि वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाह रहा है, उससे मिलके सारी चीजें बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, क्योंकि अंकित अंदर ही अंदर समझ गया था ये जो कुछ भी जीवन में हो रहा है ये कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आएगा और इतनी आसानी से ये सुलझेगा भी नहीं, ये सब कुछ बर्बाद करके रखने वाला है। अंकित को यह समझ में आ चुका था, सारी चीजें फ्लैशबैक में दिमाग में आ रही है। किस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे वो व्हाइट साया दिखाई दिया है फोटो में, किस तरह से हमें वो गंदे गंदे सपने दिखाई दिए, किस तरह से वो भूत प्रेत हमें मारने की कोशिश करते हैं सपने में, किस तरह से मेरा कंधा इतना दुख रहा था, किस तरह से मेरा वजन 110 किलो दिखा रहा था। ये सारी चीजें दिमाग में घूम रही है और वो घर को पहुंच जाता है, गर्लफ्रेंड को सारी बात बताता है। गर्लफ्रेंड भी एक अलग से डर में चली जाती है। दोनों डिस्कस करते हैं और आखिर में इस नतीजे में पहुंचते हैं कि हमारे ऊपर कोई एक बुरी आत्मा का साया लग चुका है जो धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद कर देगा। इतने में ही प्रिया को याद आता है कि नहीं,
मेरी एक फ्रेंड थी, उसका कोई रिलेटिव एक सीक्रेट पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। हम उससे जाके मिलते हैं, वो ज़रूर हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। प्रिया तुरंत अपनी उस फ्रेंड को फ़ोन लगाती है और उससे अपने उस रिलेटिव का एड्रेस जानती है। उसके एड्रेस पे दोनों पहुंचते हैं। सेम डे शाम का वक्त हो रहा था। उससे मिलके वो सारी बात बता देते हैं। बोलता है ठीक है, कौन सी फोटो की बात कर रहे हो जिसमें वो वाइट एंटिटी दिखाई दी है, फोटो दिखाओ। वो एंटिटी देखता है और क्लियर बोल देता है जी हाँ, आत्मा तो कैप्चर हुई है। आत्माएं जब कैप्चर होती है किसी फोटो में तो हूबहू ऐसे ही दिखाई देता है। और उस जमाने में इतनी एडिटिंग वगैरह का भी स्कोप नहीं था। वो बोलता है कि पक्का एंटिटी कैप्चर हुई है। ये दोनों बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये केस, आप हमें थोड़ा समझाइए। वो बताता है कि ऐसे केसेस तभी होते हैं जब आपका कोई ऐसा मर जाता है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद आपका कोई बहुत नजदीकी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहा है, उसकी आत्मा इर्द गिर्द है आपके। ये आपकी फोटो में कैप्चर हुई है ना। लड़की को देखते हुए बोलता है ये आपकी फोटो में कैप्चर हुई है ना ये एंटिटी। आप मेरा पोलराइड कैमरा पकड़ो। ये एक ऐसा कैमरा है जिसकी मदद से आप लिटरली आत्मा की फोटो खींच सकते हो ना हो वो आत्मा आपके आसपास ही इसी कमरे में मौजूद है। आप जहां जा रही हो वो आत्मा वहां पर है। आप ये मेरा कैमरा लो, अंदर एक कमरा है, एकदम पैक डार्क रूम है, एक छोटी सी लाइट सोर्स है, वहां पे एक बड़ा सा आईना है। उस आईने के सामने खड़े होकर आप खुद की फोटो खींचो इस कैमरे से। अगर कोई एंटिटी आपके आगे पीछे होगी तो क्लियर कैमरे में उसकी फोटो आएगी। भाई आप जाइए। लड़के को बोलता है आप यहीं पर बैठे रहिए। लड़की बड़े कांपते हुए हाथों से वो कैमरा उठाती है। पूरे जन्म में इतना डर नहीं लगा होगा जितना आज लग रहा था। वो उस कमरे में पहुंचती है, सर से लेकर पैर तक कांप रही थी, टप 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 पसीना टपक रहा था। उस आईने के सामने जाके खड़ी हुई और जुप से फोटो खींची और जैसी फ्लैश चमकने की वजह से आईने में एक लड़की की लिटरली एंटिटी दिखाई दी है। इसका दिमाग खराब हो गया कि लड़की कैसे हो सकती है। मतलब वो भागते हुए बाहर आई। उसने बोली कि मुझे आईने में एक लड़की की एंटिटी दिखाई दी है। उसने बोला रुको मैं फोटो चेक करता हूँ। उसने तुरंत ही फोटो चेक किया। क्या पाया गया कि फोटो में एक लड़की की आत्मा कैप्चर हुई है। अब ये दोनों दिमाग खराब। ये आप तो बोल रहे थे कोई प्यार करता है जिसकी मृत्यु हो गई है वो फोटो में कैप्चर होगा, वो आपसे दूर नहीं हो पाया, तो लड़की कैसे आ सकती है। मतलब प्रिया से एक लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। और यहां पर ये सोसाइटी वाला जो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाला था उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से प्रिया बोल पड़ती है काम करो तुम घर को जाओ, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, शायद वो कुछ हमारी हेल्प करे, मैं रात तक आ जाऊंगी। ये दोनों अलग अलग अपने रास्ते में उसको थैंक यू बोल कर निकल गए। प्रिया अपनी फ्रेंड के घर, ये अपने घर। अभी अपने घर पे पहुंचा है शाम के तकरीबन 7 बजे। 7 बजे के आसपास ये पहुंचा है। 10 मिनट बाद इसे घर की डोरबेल बजती है। इसका फ्रेंड आया था, बचपन का फ्रेंड। वो बचपन का फ्रेंड इससे आके क्या कहता है, अब देखो भाई उसको तो खबर नहीं कि अंकित और प्रिया की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो तो नॉर्मली कूल बन के मिलने आया। बोलता है क्या भाई क्या कर रहा है। यार मुझे ना पिछले काफ़ी दिनों से अपने बचपन की याद आ रही थी और मुझे याद आया कि तेरे पास अपनी बचपन की फ़ोटोज़ है जिसमें अपन ने सारे ग्रुप में जितने भी लौंडे हुआ करते थे सबने मिलके फ़ोटो खिंचाए थे, तो वो फ़ोटो मुझे देना यार, मुझे कॉपी करना है थोड़ा, फिर मैं लौटा दूंगा। ये बोलता है ठीक है। ऐसा हाँ बोल के ये मतलब जहाँ पे इसका शेल्फ था वहाँ पे फ़ोटो ढूंढने लगता है, एल्बम ढूंढने लगता है। अचानक से क्या पता है कि पीछे जो उसका फ्रेंड सोफे में आके बैठा था वो जोर से चिल्लाया। ये छोड़ा सब कुछ, क्या हो गया भाई। वो उसका फ्रेंड एक पर्टिकुलर जगह में डर डर के देख रहा था और बोल रहा था वहीं खड़े रहो, आगे मत आना। ये बोलता है क्या हो गया भाई, किसको बोल रहा है, मैं तो यहाँ पे हूँ। नहीं नहीं तुम वहीं पे खड़े रहो, आगे मत आना, मैं जा रहा हूँ। ये बोलता है भाई किसको बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे डर रहा है, क्या हो गया तुझे। वो चिल्लाते हुए हाथ ऊपर करके भागता है और लिटरली उसके फ्लैट में एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी, वो खिड़की के ऊपर जाके सीधे नीचे जम। ये क्या हो गया, सब कुछ सुन्न हो जाता है। वो तुरंत फोन उठाता है अंकित, पुलिस को फोन करता है, तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। सब लोग स्पॉट में पहुंचते हैं। हाहाकार मच गया भाई यहाँ पे। तो गर्लफ्रेंड का भी दिमाग खराब हो गया, फ्रेंड्स लोग भी आए। एक फ्रेंड आई, अंकित की भी एक फ्रेंड आई। अंकित की फ्रेंड क्या कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये पहला केस है। तुम जानते हो तुम्हारे ग्रुप के जो तीनों लड़के थे ना
वो इसी तरह से मर चुके हैं। ये तीसरा केस तुम्हारे घर पे हुआ है। क्यों हो रहा है ये सब? समझ में आया तुम्हारे? कहीं अगला तुम्हारा नंबर तो नहीं है? वो लड़की ऐसी बात करती है, अंकित की वो बचपन की फ्रेंड ऐसी बात करती है और चली जाती है। पुलिस वाले भी बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। अब बात आती है इधर अंकित और प्रिया की। रात के यही सारी चीजों में 3 बज चुके थे। अब सारी चीजें खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं अपने घर को, सारा यहाँ से सफाई अफाई हो जाती है। तो अब प्रिया कहती है, अंकित सच सच बताना, सच सच बताना कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी लड़की थी क्या कभी? अंकित थोड़ा हिचकिचाने लगता है। बोलती है, तुम कितना भी हिचकिचा लो अंकित, मैं समझ चुकी हूं। जो कोई भी एंटिटी हमारे नजदीक है ना, जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, वो मुझसे नहीं तुमसे जुड़ी हुई है और वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है, इसलिए मेरे नजदीक है। सही सही बताओ, तुम किसी से प्यार करते थे क्या? अब अंकित हिचकिचाते हुए थोड़ी अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है। अंकित बताता है कि स्कूलिंग की बात है, क्लास 12th में था मैं, तुमसे मिला भी नहीं था। एक लड़की थी, बड़ी साइको की तरह मुझसे प्यार करती थी यार। मैंने भी उसको हाँ कह दिया। कुछ समय तक रिलेशनशिप अच्छा चला, फिर मेरे फ्रेंड्स कहने लगे कि नहीं नहीं उससे दूर रहना, वो पागल है। फिर मैंने भी नोटिस करना शुरू किया, वो सही में साइको थी यार, कुछ भी हरकतें करती थी। मुझे कोई लड़की एक बार देख भी ले तो उसे जाकर मार पीट देती थी, किसी के ऊपर बहुत गंदी तरीके से वार कर देती थी। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ब्रेकअप करने के बाद वो और भी ज्यादा पगला गई, अपना हाथ वाथ का भी सीन कर दी थी। तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था भाई, मैं उससे बिल्कुल दूर हट गया। फिर अचानक से उसने स्कूल छोड़ दी, स्कूल आना बंद कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार कहीं ये वही तो नहीं है। गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ ये वही है, वो साइको थी ना, उसकी मौत हो गई है और अब वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन एक बात बताओ, उसकी मौत हो गई है तो सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आएगी, तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स की उसने क्यों जान ली? अंकित बोलता है कि हो सकता है वो ही लोगों ने मेरी ब्रेकअप करने में हेल्प किए थे, उन्हीं लोगों ने मुझे उस लड़की की सच्चाई बताए थे, उन्हीं लोगों के कारण मैं उससे दूर हुआ था। इसलिए बदला लेने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा ने उन तीनों को खत्म करी है। अब शायद अगला तुम्हारा या मेरा नंबर है, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मुझे भी नहीं। हमें इसकी तह तक पहुंचना ही होगा, लेकिन हम किसी को बता भी नहीं सकते ये सारी बात। लड़की कहती है, प्रिया कहती है कि एक तरीका है, हम उससे घर चलते हैं, पता करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, तभी शायद आगे कुछ समझ में आ पाएगा, तभी हम इस चीज़ से निकल पाएंगे बाहर। क्या तुम उसका घर जानते हो? अंकित बोलता है हाँ मैं उसका घर जानता हूँ। दोनों गाड़ी में सवार होते हैं, पहुंच जाते हो सर। अब उसका जो घर था वो एकदम आउटर एरिया में, आजू बाजू कोई दूसरे घर नहीं, आजू बाजू जंगल झाड़ी, एकदम आउटर एरिया में पहुंच गए। गाड़ी रोके, अब दरवाज़ा खोली एक बूढ़ी आंटी ने। बूढ़ी आंटी इसको देखते से ही पहचान गई, बोली बेटा अंकित तुम आ गए, आओ, और बहुत अच्छे से बहुत खुशी से इनको ग्रीट करके अंदर बुलाइए। अंकित और ये तो डरे पड़े, जैसे कि ये ऐसे रिएक्ट कर रही है बूढ़ी आंटी जैसे कि इसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे हमारी ज़िंदगी नरक बन गई है। ये हिम्मत करते करते पूछ लेते कि आंटी एक बात बताइए, अंजलि की मृत्यु कैसे हुई? उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि की मृत्यु कैसे हुई? आंटी हंसती है, कहती क्या उसकी मृत्यु? बेटा उसकी मृत्यु हुई नहीं, वो जिंदा है बेटा, ऊपर वाला कमरा है उसका, आराम कर रही है, सो रही है। ये दोनों शौक, क्या बात कर रही हो आंटी, अंजलि जिंदा है? आंटी बोलती है हाँ। तो फिर ये बोलता है कि आंटी वो अचानक से स्कूल आना छोड़ दी थी तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। आंटी बोलती है बेटा उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने स्कूल आना छोड़ दी थी। फिर उसने आगे पढ़ाई नहीं की, घर पे ही रहती है और ज़्यादातर टाइम सो ही रही होती है 24 घंटे में से तो 22 घंटे वो सोती है, सिर्फ 2 घंटों के लिए मुझसे मिलती है। ये बोलते हैं ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? आंटी बोलती है हाँ बेटा, ऊपर वाले कमरे में सो ही रही है, अब जाके देख लो, सेकंड वाले फ्लोर में जाना। ये बोलते हैं ठीक है। ये चढ़ने लगते हैं, सीढ़ियाँ जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं एक अजीब तरह की दुर्गंध इनको आती जा रही है। प्रिया बोलती है कुछ ज़्यादा ही वियर्ड स्मेल नहीं है? ये बोलता है हाँ यार, शायद कोई चूहा हुआ मरा हुआ है, बेचारी माँ बेटी रहती होगी, ऐसा क्या साफ सफाई कर लेंगे, चलो हम उससे मिलते हैं और निकलते हैं, ये स्मेल सहन नहीं हो रही है। ये पहुंच जाते ऊपर वाले फ्लोर में, दरवाज़ा बाहर से ही लॉक था,
इनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मतलब कुंडी बस ऐसी लगी हुई थी, ताला वाला नहीं था। ये कुंडी खोलते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। रूम थोड़ा बड़ा था, बिखरा हुआ था, और ये जैसी भी स्मेल थी इसी रूम से आ रही थी। दोनों अपनी नाक दबा लेते बड़ी गंदी तरीके से, मतलब सहन नहीं हो रही थी ये वाली स्मेल। चारों तरफ दवाइयों की इतनी बड़ी बड़ी बोतल रखी हुई थी, ढेर सारी, कहीं पड़ी हुई है, कहीं रखी हुई है, बिखरा हुआ है, जाले लगे हुए हैं। एक बिस्तर था आगे, उस बिस्तर में बढ़िया कंबल ओढ़ के अंजलि उस तरफ मुंह करके सो रही थी। अंकित प्रिया को रोकता है, प्रिया तुम यहाँ पर रुको, ये थोड़ी सी मैं बात करता हूँ पहले, फिर तुम आगे आना। प्रिया रुक जाती है नाक दबा के। अंकित नाक दबा के आगे बढ़ता है। अंजलि तुम ठीक तो है ना? मैं हूँ अंकित, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अंजलि पलटती नहीं है, ना ही कोई जवाब देती है। ये फिर से कहता है, अंजलि एक बार देखो तो सही, तुम जाग रही हो ना? अंजलि, अंजलि, ऐसा बोल के उसे कंधे में हाथ लगाता है, और जैसे ही अपनी तरफ पलटाता है, क्या बात है कि वो अंजलि नहीं बल्कि एक नरकंकाल है। उसने प्रॉपर बाल लगाए हुए थे, प्रॉपर कपड़े पहने थे, कंबल ओढ़ के सो रही थी। बहुत जोर से दोनों चीखे और नॉन स्टॉप वहां से नीचे भागे, नॉन स्टॉप भागे। वो आंटी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये आंटी को समझाए बाहर निकल के भाग के, आंटी आपकी बेटी मर चुकी है, जो ऊपर है वो एक लाश है, आप निकलिए इस सदमे से बाहर, आप समझिए। आंटी भी फूट फूट के रोने लगी। इन लोगों ने अपनी गाड़ी उठाए और ऐसे भागे है ना, इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि पुलिस को फ़ोन करके कुछ बता दे, कुछ भी इन्फॉर्म करे। कुछ भी किसी को नहीं बताए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो आंटी की ज़िंदगी में क्या हुआ, वो अंजलि के उस नरकंकाल के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इन लोगों ने दिल से माफ़ी मांगी अंजलि से। लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होता है? आज के वक्त एक हादसा हो गया, एक अनजाना सा, एक अजीबोगरीब हादसा। ये सो के उठा है अंकित अपने बिस्तर से, और उठते से ही मुंह के बल गिर गया, मानो पैर में बिल्कुल भी जान नहीं, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है जगह से। चिल्लाती हुई प्रिया बाहर आई, उसको सहारा देके उठाने की कोशिश करी, लेकिन खुद भी गिर पड़ी। अंकित का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था ना, समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोले कि अंकित अब कभी चल नहीं पाएगा, उसे कोई तो भी बड़ी एक डिफरेंट सा नाम की बीमारी हो गई है। नाम लिए डॉक्टर ने, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बीमारी हो गई, अब अंकित कभी चल नहीं पाएगा। अब अंकित हमेशा व्हील चेयर में है, और हमेशा इतने समय हो गया उसको अभी भी बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। हर समय फील होता है कि उसके आसपास कोई है। वो कंधे का दर्द तो ठीक हो गया है, लेकिन उसको शायद आज भी ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा अंजलि की उसे कंधे में कई बार आके बैठ जाती है। वो जब भी आकर बैठती है, अचानक से इसका वजन बढ़ जाता है। बहुत ही वियर्ड केस है, बहुत ही अविश्वसनीय है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको तो सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, ये सोच के छोड़ देंगे कि चलो यार बनावटी कहानी है, चलो यार मनोरंजन करने वाली थी। लेकिन ज़रा सोचिए, वो अंकित और प्रिया के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या फेस कर रहे हैं वो पिछले 17-16 साल से, कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। वो जीकर भी जिंदा लाश की तरह है। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन में सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। कैसे होगा इसका अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक हो जाए। दरअसल इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि प्रिया ने मुझे खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। प्रिया ने कही कि आप प्लीज़ जगह का नाम बदल देना, हमारा नाम बदल देना, हमारी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा देना, सब कुछ बदल देना, लेकिन यह कहानी सभी को बताना। तो आपने जो ये नाम सुने, जो ये जगह सुने, सारी डिफरेंट है, बदली हुई है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से सच है। उम्मीद करता हूँ अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। और हाँ, गेमिंग देखने का, खेलने का शौक़ है
तो मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करके वहाँ पर भी पहुँच जाना, वहाँ पर भी जुड़ जाना, वहाँ पर बिल्कुल अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। अगर आपको इसी तरह का अंदाज़ पसंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कल बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल इसी तरह के अंदाज में फिर से आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।